आइए मित्रों, पढ़ते हैं प्रसाद के नाटक। नमस्कार मित्रों, हम आपसे बात करेंगे प्रसाद के नाटकों पर। और आपने जयशंकर प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा, जो छायावाद की जो चतुष्टयी है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, उसमें हम जयशंकर प्रसाद को एक कवि के रूप में, कहानीकार के रूप में, आज आपको हम पढ़ाएंगे नाटककार के रूप में। जयशंकर प्रसाद एक नाटककार के रूप में किस प्रकार अपने समय के साथ, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ, ये प्रसाद वही हैं मित्रों, कामायनी वाले प्रसाद। लेकिन आज आपको हम स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त वाले प्रसाद को भी समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि कामायनी से किस प्रकार अलग हैं हमारे नाटक वाले प्रसाद जी। प्रसाद का आगमन उस समय की जो नाट्य संरचना थी, या जो नाट्य में व्यापक गतिरोध था, उसको समाप्त करने वालों में, या एक युग प्रवर्तक नाटककार व्यक्तित्व के रूप में वे कैसे एक प्रवर्तक की भूमिका में आते हैं, कैसे वे कविता, कहानी, निबंध की यात्रा करते करते कैसे नाटक के क्षेत्र में अपना पदार्पण करते हैं, या कहिए कि कैसे प्रसाद युग के नाटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आपको आज समझाएंगे। प्रसाद की जो आरंभिक नाट्य कृतियां हमारे सामने आती हैं, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री, जो द्विवेदी युग के सीमा के अंतर्गत आते हैं। प्रसाद के इन नाटकों में उनका परंपरागत रूप तथा प्रयोगों में भटकती हुई नाट्य दृष्टि प्रमुखता के साथ उभर कर हमारे सामने आती है। मित्रों, नाटक जो है ना, हमारे मन को किस प्रकार बांधता है, या जो बांधने की एक नाटककार की कला होती है, वो जयशंकर प्रसाद के यहां देखी जा सकती है। उनके जो प्रारंभिक समय के नाटक हैं, या कहिए जो उनके शुरुआती दौर के नाटकीयता हैं, नाटकों में जो नाटकीयता है, प्रसाद की वह नाट्य कला को किस प्रकार विकसित रूप में हम देख पाते हैं। उनके नाटक जो है ना, वो अपनी दिशा खोज रहे थे, या ऐसा मालूम होता है कि दिशा खोजते हुए नाटक अपने एक नई दृष्टि को खोज रहे हैं, और उनको यह कामयाबी उनके नाटकों में देखने को मिली भी। अगर आप देखें तो उनके नाटकों का एक जो रूप है, बड़े अलग अलग रूपों में उनके नाटक हमारे सामने आते हैं। स्कंदगुप्त का रूप देखिए, एक घूंट को देखिए, और विशाख को देखिए, अजात शत्रु कामना को देखिए, और चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी को देखिए। इन सभी नाटकों में प्रसाद ने अपनी विलक्षणता का एक सूक्ष्म दृष्टि हमारे सामने रखा है, और वह दृष्टि कितनी व्यापक है, कितनी ऐतिहासिक है, कितनी साहित्यिक है, वह देखा जा सकता है। भारतेंदु के बाद
जयशंकर प्रसाद ने ही हिंदी नाटक को एक नया आयाम दिया और उन्होंने अपने नाटकों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात कर पाश्चात्य एवं भारतीय नाट्य साहित्य का समन्वय किया। यह बहुत बड़ी बात है। दोनों परंपराओं का प्रसाद ने समन्वय किया। ये वही कामायनी के प्रसाद हैं जो समन्वय करके विश्व को विजयी मानवता का संदेश देते हैं। और यह श्रेय प्रसाद को है। उन्होंने सात्विक मनोरंजन के साथ पहली बार हिंदी नाटकों को हास्य, व्यंग, गहरी संवेदना, आदर्श, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं ऐतिहासिक चेतना से युक्त भी किया। प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं वे नाटक इस प्रकार हैं। उनके नाटकों की एक लंबी कड़ी है जिसमें सज्जन, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी, राजश्री, कामना, चंद्रगुप्त, परिणय, विशाख, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, करुणालय, अजातशत्रु, एक घूंट, अग्निमित्र इत्यादि अलग अलग भाव, बोध या अलग अलग दृष्टिकोण के नाटक हैं। प्रसाद के यहां इतिहास दृष्टि बड़ी गहरे रूप में पैठी हुई है। प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास का प्रयोग अपने दौर के नवजागरण की प्रेरणा तथा उपयोगितावादी उद्देश्य से किया है। उनकी सुस्पष्ट धारणा थी कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने अतीत का गहरा संधान करना चाहिए, क्योंकि वहीं से भविष्य के उपयोगी संकेत मिलते हैं। उन्होंने इतिहास के उन बिंदुओं को, उन प्रसंगों को चुन चुन के उठाया जो स्वाधीनता आंदोलन के समय देश को प्रेरणा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और प्रसाद लिखते भी हैं और कहते हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। और हम यह देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त में इतिहास व कल्पना का कैसा संबंध है। प्रसाद जानते थे कि कोई भी साहित्य बिना कल्पना के नहीं बनता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो साहित्य इतिहास ही हो जाएगा। यदि उन्होंने इतिहास प्रस्तुत करना था तो उन्होंने अपने भूमिका के जो उनके लेख थे कि नाटक लिखने की उन्हें आवश्यकता क्यों पड़ी।
वस्तुतः प्रसाद इतिहास का ढांचा स्वीकार करते हैं, किंतु उसके भीतर कल्पना का प्रयोग भी करते हैं। यह प्रयोग 4 उद्देश्यों से प्रेरित होता है और ऐसा लगता है कि इतिहास सिर्फ बाहरी जीवन का चित्र नहीं होता मित्रों, वह अंतर जीवन की भी खोज कल्पना के प्रयोग के साथ करता है। इतिहास में घटनाओं की कई कड़ियां जुटी होती हैं। उन कड़ियों को जोड़ने के लिए कई कल्पना के सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रसाद के यहां देखा जा सकता है। प्रसाद ने इतिहास के कई प्रसंग उस समय के देश और काल से उन्होंने उसको आबद्ध किया, जबकि साहित्य देश काल से मुक्त करना चाहता है। इसके लिए भी उन्होंने कल्पना का प्रयोग आवश्यक समझा। प्रसाद ने अपने नाटकों में अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए कल्पना का तो प्रयोग किया ही, उन्होंने कुछ ऐतिहासिक उपदेशों, मूल्यों को भी अपने नाटकों का विषय बनाया और समरसता व आनंद की खोज उनके नाटकों में हमको देखने को मिलती है। मित्रों, एक बात मैं आपसे बताऊं कि प्रसाद और हिंदी रंगमंच बड़ा जटिल प्रश्न है उस युग के लिए। और माना भी जाता है कि प्रसाद के समय हिंदी रंगमंच का उतना विकास नहीं था जो कि आज हम देख सकते हैं। प्रसाद के यहां हिंदी रंगमंचीयता की मूल चुनौती थी और जो उनके हिंदी में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नाटकों की उपस्थिति है, प्रसाद के लिए कितनी चुनौती रही होगी उसको समझा जा सकता है। उन्होंने गंभीर साहित्यिक नाट्य लेखन पे बल दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा भी कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। यह बहुत बड़ी बात है। प्रसाद जैसा एक बड़ा नाटककार ऐसा बात कह रहा है और उनके नाटकों में इसके बावजूद पर्याप्त रंग संकेत उपलब्ध होते हैं। प्रसाद ने पारसी रंगमंच की रंग पद्धतियों को अस्वीकार किया है और कई जगह अस्वीकार के बाद भी कुछ प्रभाव दिख जाते हैं। प्रसाद के नाटकों में कई जगह अति नाटकीयता, गीतों की बहुलता पूर्णतः पारसी रंगमंच के प्रभाव से ही है। प्रसाद ने पाश्चात्य रंग की जो परिकल्पना अपने नाटकों में की है, उसमें उसका प्रभाव तो दिखता है। वस्तुतः नाटकों का बृहद होना, पात्रों की संख्या अधिक होना, देश काल का विस्तार, युद्ध मृत्यु जैसे दृश्यों का समावेश, यह पाश्चात्य परंपरा से ही प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलता है। प्रसाद शेक्सपियर
और बर्नार्ड शॉ के नाटकों से प्रभावित थे। शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ जो पाश्चात्य के प्रमुख नाटककार हैं। प्रसाद के यहां दर्शकों के अभिरुचियों के अनुसार उन्होंने सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना और तत्कालीन समाज के अनुसार ऐतिहासिकता का पुट उनके नाटकों में देखने को मिलता है। उन्होंने भारतीय नाट्य शास्त्र से भी अनेक तत्व, मूल्य को भी अपनाया है। रंगमंच के विकास में, जो हिंदी रंगमंच का विकास है, प्रसाद की जो नाट्य दृष्टि है वह भी उस भूमिका से कम नहीं है। यह सही है कि अपनी कई संरचनात्मक विशेषताओं, जैसे पात्रों की संख्या का अधिक होना, कठिन दृश्य योजना, बाहरी कथाओं की उपस्थिति, दर्शन का प्रयोग आदि की वजह से प्रसाद के नाटक, कई नाटकों में ऐसा माना जाता है कि वे नाटक अभिनेता के गुण से वंचित हो गए हैं या रह गए हैं। किंतु कई रंग निर्देशकों जैसे इब्राहिम अलका जी का मानना है कि प्रसाद की नहीं, हिंदी रंगमंच की कमी है कि वह प्रसाद के नाटकों के लिए अपेक्षित प्रयोगशीलता का प्रदर्शन नहीं कर सका। आगे चलकर मोहन राकेश, भारतेंदु प्रसाद के नाट्य दृष्टियों के समन्वय के आधार पर ही हिंदी के स्वाभाविक सांस्कृतिक रंगमंच पर या रंगमंच के विकास पर जोर दिया। प्रसाद के नाटकों की जो अंतर्वस्तु है, उन नाटकों में कई रूप देखने को मिलते हैं। प्राचीन परंपरा के रूप जो करुड़ालय के यहां, अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी नाटकों में ऐतिहासिक पक्ष, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास, प्रेम सौंदर्य के मधुर चित्र, रोमांटिक भाव दिखाई पड़ते हैं। प्रसाद ने इन नाटकों में ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा वर्तमान जीवन की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का भी चित्रण किया। जैसे ध्रुवस्वामिनी नाटक में उन्होंने आधुनिक नारी की संबंध विच्छेद, पुनर्विवाह की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रसाद के नाटकों की जो पात्र योजना, प्रसाद के नाटक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। उन्होंने पात्रों के अंतर्मन का सूक्ष्म संवेदनाओं को प्रस्तुत किया। उनके पात्र अंतर्द्वंद से मुक्त हैं, इसलिए कहीं कहीं उनका नायकत्व खंडित भी होता है। प्रसाद ने पात्रों को यथार्थवादी मानव रूप दिया या देने का प्रयास किया। कहीं कहीं प्रसाद के नाटक मनोरंजनकारी पद्धति से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रसाद अपने नाटकों में आदर्श मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। आइए मित्रों, अब हम प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं उन नाटकों के बारे में थोड़ा सा परिचय आपके सामने रखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि उनके नाटकों में, प्रमुख नाटकों में क्या क्या उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। उनके नाटक विशाख से बात करें तो विशाख प्रमुखतः एक प्रेम कथा
है। और इसका जो कथानक है वो प्राचीन इतिहास से लिया गया है। उसमें ऐतिहासिकता का भी पुट है, उस समय के रहन सहन, घटना, वातावरणों का भी चित्रण है। यह नाटक पात्रों के नाम, उनकी प्रेम चर्चा पे ही सिर्फ आधारित नहीं है। विशाख नाटक ऐतिहासिकता की परिपूर्णता की कुछ कमी दिखाई देती है। विशाख नाटक में सामान्य प्रेम कथा को एक प्राचीन आवरण देने का प्रयास प्रसाद जी ने किया है। इसमें सिर्फ प्राचीन ऐतिहासिकता ही नहीं है मित्रों, इन्होंने इसमें बौद्ध, ब्राह्मण मतों के जो तुलनात्मक स्वरूप हैं वह भी इसमें मिलता है। इसके कथानक में, यह जो कथानक का मूल है, उसके दो प्रेमियों की कथा है। यह सभी प्रेम कथाओं में रहता है। और जब प्रसाद यह नाटक रच रहे होते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है। एक राजा और सामान्य नागरिक के बीच का द्वंद्व भी है, और किस प्रकार राजा अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है और किसी नारी को अपने बस में करने की चेष्टा करता है, इसका भी चित्रण वे प्रस्तुत करते हैं। संघर्ष का आधार किस प्रकार प्रेम जो होता है, प्रेम कथा होता है, संघर्ष का आधार है, वह भी है। साथ में जो राजकीय षड्यंत्र हैं या उसकी योजना कैसे बनती है, जासूस कैसे काम करते हैं, वह भी प्रसाद ने दिखाया है। उन्होंने छोटी कहानी के अंतर्गत इस नाटक को विस्तार देने का प्रयत्न किया है। उनका दूसरा नाटक आता है जन्मेजय का नाग यज्ञ। इस नाटक में वे एक अलग भावभूमि के साथ उतरते हैं। महाभारत युग के बाद आर्यों और अनार्यों के बीच चलने वाले जो जातिगत संघर्ष हैं उसको उन्होंने दिखाया है। उनके कुछ पात्र आर्य जात के हैं तो कुछ अनार्य जात के। कुछ पात्रों की जो दृष्टि है वो दोनों से मेल खाती है। कि यह नाटक उस समय का है जब आर्य और नाग जातियों का संघर्ष चल रहा होता है। दो जातियों के संघर्ष को जयशंकर प्रसाद उन्होंने इसको अपने नाटकों का एक माध्यम बनाया और उसको संपूर्णता में या संपूर्णता में दिखाने का प्रयास करते हुए एक नाटक के रूप में वे चित्रित कर रहे होते हैं। प्रसाद के नाटक संघर्ष करते रहते हैं और इन संघर्षों में कुछ न कुछ वे दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं वीर रस प्रधान वीरता से ओज, कहीं प्रेम श्रृंगार, कहीं वे इतिहास के साथ अपनी बातों को कर रहे होते हैं। अब उनके नाटक चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त में उन्होंने वीरता का चरित्र, एक
मनोवैज्ञानिक संरचना के साथ उन्होंने खोजा है। चंद्रगुप्त की जो वस्तु योजना है उनके स्कंदगुप्त नाटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। चंद्रगुप्त में काल संकलन का अभाव खटकता है, लेकिन चंद्रगुप्त का प्रत्येक अंक एक नया वस्तु विन्यास दिखता है जो स्कंदगुप्त में नहीं है। यहां घटनाएं लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती हैं। वस्तु का समुचित विभाग और संधियों की योजना है, वह आगे चरणों में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है और वे एक अलग ढंग से अपने ऐतिहासिकता मनोरंजन के द्वारा नाटक को एक अलग भावबोध भाववस्तु देने का प्रयास करते हैं। उनका अगला एक नाटक है, बहुत चर्चित नाटक स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो वस्तु विन्यास है, जो आदर्श है, वह बिल्कुल अलग है और उनकी जो नाट्य कला की क्षमता है वह इसमें अन्य नाटकों की अपेक्षा अधिक ऊंची है। प्रसाद जी ने इसमें कथानक की ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं का योग इस स्कंदगुप्त नाटक में चित्रित किया है और इस नाटक के कथानक में घटना समूहों का पारस्परिक रूप देखने को मिलता है। सभी पात्रों का एक पक्ष भारतीय राजनीति के परिवर्तन में भी देखा जा सकता है। दूसरा व्यक्तिगत जो पार्श्वभूमि पर वस्तु विन्यास के स्तरों पर चलता रहता है, वह नाटक की नाटकीयता को आगे बढ़ाता है। स्कंदगुप्त के वस्तु विन्यास की जो दूसरी विशेषता यह है कि इसमें कार्य या व्यापार का तत्व सम्यक वेग से आगे बढ़ता रहता है। इस विशेषता द्वारा आदि से अंत तक एक आकर्षण की सृष्टि निर्वाह हुई है। कथानक के भीतर अनेक चरित्रों की स्थापना हुई है और वह स्थापना केवल ऐसा नहीं है जो नाटक के द्वारा ऐतिहासिकता की पूर्ति करने के लिए रखी गई हो। नाटकीय चरित्रण घटनाओं की स्वाभाविक गति के अंतर्गत हुआ है और वे संवादों या पात्रों की पूर्ति के लिए नहीं है। उनके नाटकों का अगर बहुविध रूप देखा जाए तो उनके नाटकों में मनोवैज्ञानिकता, चरित्रण में नाटकीयता का विस्तार भी दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद के यहां नाटकों का रूप अगर देखना है तो उनके अजातशत्रु नाटक को थोड़ा देखा जा सकता है मित्रों। कहा जा सकता है कि यह उनका प्रसाद का एक सफल नाटकीयता का प्रयत्न है विशाल। इसमें उन्होंने मगध, कौशल और कौशांबी तीनों स्थलों के घटना चक्र का इस नाटक में सूक्ष्मता के साथ वे देखते हैं। तीनों में परिस्थितियां आगे बढ़ती हैं, तीनों की परिस्थितियों का एक व्यापार में कैसे सन्निवेश है। वे अजातशत्रु में उस युग की राजनीतिक परिस्थिति की व्यक्ति, उस युग के दार्शनिक मतवाद का प्रभाव भी इस नाटक पर दिखाई देता है। गौतम बुद्ध का युग था। इसका नाटक का नायक बुद्ध के व्यक्तित्व की समता नहीं कर सकता, लेकिन महात्मा बुद्ध की शिष्या मल्लिका का चरित्र भी अजातशत्रु से कहीं अधिक प्रभावशाली है। नाटक में नायक का जो संधान होना चाहिए वो उससे नहीं मिल सका। प्रसाद जी के नाटक अनेक दृष्टियों से देखा जाए
तो उस समय के सारी संरचना को अपने नाटकों में वे रूपायित करते हैं और उनके नाटक अनिवार्यतः ऐतिहासिक एवं उसकी विशुद्ध सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्त करते हैं। समसामयिक इतिहास के प्रश्नों को उन्होंने उठाया है, उन्होंने उनका समाधान भी ढूंढा है। नाट्य साहित्य के माध्यम से उन्होंने अतीत के विशाल चित्रपटल पर उनका क्या प्रभाव है वह भी दिखाने का प्रयास किया है। प्रसाद अपने समय के एक महान नाटककार योद्धा थे और वे अपने पथिकों को लक्ष्य ज्ञान, एक नाटककार के रूप में आने वाले नाटककारों को पाथेय बनकर वे दिखाते भी रहते हैं। मित्रों, हमने आज आपको प्रसाद के नाटक का एक संक्षिप्त रूप आप लोगों के सामने रखा, कुछ नाटकों के सहारे, कि उन्हें उनके नाटक किस ऐतिहासिक सांस्कृतिक गति को तेजी देते हैं या उनके नाटक किस प्रकार भारतीय इतिहास में अपना स्थान रखते हैं, उनके जो पात्र हैं, संवाद योजना है, किस प्रकार नाटक को एक नई धार देती है। हमने आज इस पे आपसे बात की। जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों के द्वारा हमें सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक उपस्थिति देते रहे और वह उनके नाटक आज भी पाथेय बनकर देता रहा है। आज की यह कक्षा प्रसाद के नाटक और उनके नाटकों के कुछ संक्षिप्त भावभूमि के साथ मैं आपसे बात कर रहा था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।